हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एटॉमिक न्यूक्लियस में आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर डिके प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर डिके प्रोसेस सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या, ये क्यों होता है। तो सबसे पहले ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। जैसे आप जानते हो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जिनको कहा जाता है, वो अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। हर एटम भी अगर अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का शेयर करके वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है ना, अपने अक्रिय संरचना को प्राप्त करता है। इसी तरह से जो मतलब न्यूक्लियस होता है उसका एक स्टेबल का एक रूल है, n/p रेशियो देखते हैं। जब n/p रेशियो 1:1 आता है 1/1, तब वो होता है स्टेबल। अगर इससे ज़्यादा है रेशियो या इससे कम है रेशियो, तब दोनों ही कंडीशन में जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है और ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को स्टेबल करता है। अब यही है कि आज का मतलब वो स्टेबिलिटी कैसे मिलती है उसे, यही आज का टॉपिक है। तो इट इज़ फॉलोइंग 4 टाइप्स। तो ये स्टेबिलिटी इन्हें 4 विशेष मेथड से मिलती है। फर्स्ट क्या है, बीटा एमिशन। पहले तो बीटा एमिशन करके ये अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। सेकंड क्या है, पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन को निकाल के एमिशन करके ये अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। थर्ड क्या है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके ये अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। एंड फोर्थ है अल्फा एमिशंस, यानी अल्फा पार्टिकल्स को अपने अंदर से बाहर निकाल के अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। तो ये 4 मेथड का यूज करके कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है अपने आप को स्टेबल बनाता है। तो अब हम देखते हैं कि बीटा एमिशन क्या है। बीटा एमिशन, इलेक्ट्रॉन आर emitted from atomic nucleus is in बीटा एमिशन। बीटा एमिशन में जो है न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा एटॉमिक न्यूक्लियस के बाहर होता है। लेकिन वहाँ पे एक विशेष मेथड से पहले इलेक्ट्रॉन बनता है न्यूक्लियस के अंदर और फिर वो न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, इसीलिए वो न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बीटा पार्टिकल है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि एक बीटा पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बाहर निकल जाने की वजह से जो बीटा एमिशन होता है उससे न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को अडॉप्ट करता है। तो सबसे पहले हमने ध्यान रखा कि बीटा एमिशन में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, एमिट होता है। दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ बात करते हैं वो है कि इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो आर जनरेटेड ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल बन रहा है ये कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होता है जब ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है, हमने इससे पहले बताया था पिछले टॉपिक में कि मेसान का एक्सचेंज होता रहता है और मेसानों के एक्सचेंज होने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे बीटा एमिशन के लिए क्या जरूरी है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो। ठीक, तो जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब वो एक इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। और जब एंटी न्यूट्रिनो के साथ बीटा पार्टिकल, जिसे इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, बनता है तो यही इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से बाहर निकाला जाता है और इसी को कहते हैं बीटा एमिशन। तो हमने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे बन रहा है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तब वो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है और जब वो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है फिर उसका एमिशन हो रहा है और इस तरह से न्यूक्लियस से एक बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को बाहर निकलते देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हम देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज 1 यूनिट ड्यू टू एमिशन ऑफ 1 बीटा पार्टिकल। अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है 1 यूनिट इंक्रीज कर जाता है। मतलब अगर 1 यूनिट इंक्रीज करने का सेंस है मतलब प्रोटॉन का बढ़ना, और प्रोटॉन का बढ़ना मतलब एटॉमिक नंबर का बढ़ना। तो इस तरह से 1 यूनिट बढ़ जाने की वजह से जो एलिमेंट पहले है वो उसके जस्ट 1 यूनिट बाद वाले एलिमेंट जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, n/p रेशियो। मैंने पहले ही बताया कि n/p जब 1:1 होता है, जो कि आइडियल है, ऐसा होता नहीं है, तो n/p जो है जब 1:1 के अराउंड मतलब बहुत पास होता है तब स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की। तो n/p रेशियो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कब करेगा, जब n/p रेशियो 1:1 रेशियो से ज़्यादा होगा, है ना। तो
वो डिक्रीज करके 1:1 के करीब में आ जाएगा और स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इंक्रीज। इस तरह से स्टेबिलिटी न्यूक्लियस को मिल जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से पार्टिकल बन रहा है। सबसे पहले न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है 1 प्रोटॉन में जब, तो न्यूट्रॉन का बाकी हिस्सा कन्वर्ट होता है एक बीटा पार्टिकल और एक एंटी न्यूट्रिनो में। अब देखो न्यूट्रॉन यहाँ घट गया, जैसे मान लीजिए किसी एटम में 4 न्यूट्रॉन था और 4 प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन तो 4 अभी भी है, लेकिन एक न्यूट्रॉन वहां से घट के वो टूट गया है पूरी तरह से। जो न्यूट्रॉन है मतलब अब बचा कितना, 3 न्यूट्रॉन बचा, और जो न्यूट्रॉन टूटा उससे एक प्रोटॉन और हो गया, तो 4 प्रोटॉन पहले था और एक प्रोटॉन और बन जाने की वजह से अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 हो गए, यानी 5 हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन साथ में बना यही बीटा पार्टिकल के रूप में बाहर निकल गया। इसके अलावा जो एंटी न्यूट्रिनो बना, जो कि पहले ही हमने बताया अनस्टेबल पार्टिकल है और ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है, उसके बाद खुद पे खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये एक दूसरे में एक्सचेंज होता रहता है, अपने स्वरूप को बदलता रहता है। तो इस तरह से एक न्यूट्रॉन के ब्रेक होने की वजह से प्रोटॉन बनता है, यानी 1 यूनिट चार्ज बढ़ता है, और एक पार्टिकल बीटा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है वो इमिट होता है, और न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यानी पॉजिट्रॉन इमिशन की। तो सबसे पहले पॉजिट्रॉन क्या है, तो ये हम इससे पहले वाले उसमें अनस्टेबल पार्टिकल में पॉजिट्रॉन के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि डिस्कवरी किसने की, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास कितना होता है, यूनिट चार्ज कितना होता है, सारी चीज़ें डिस्कशन इससे पहले के वीडियो में हो चुकी हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं पॉजिट्रॉन इमिशन की, कैसे इमिट होता है। तो इमिटेड फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस। देखिए जितने भी प्रोसेस है, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी किसको देनी है, न्यूक्लियस को, तो ये न्यूक्लियस से ही होगा, जो भी लेन देन है वो न्यूक्लियस से ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा कि जो पॉजिट्रॉन है ये भी कहाँ से निकलता है, एटॉमिक न्यूक्लियस से निकलता है। फिर सेकंड पॉइंट है कि ये बनता कैसे है, ये पॉजिट्रॉन क्या है और बनता कैसे है। इन पॉजिट्रॉन इमिशन, जब पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, 1 प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू 1 न्यूट्रॉन, 1 पॉजिट्रॉन एंड 1 न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था इससे पहले जब बीटा पार्टिकल बन रहा था तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में था, लेकिन जब पॉजिट्रॉन बन रहा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोटॉन के टूटने से क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन एक न्यूट्रिनो बन रहा है और साथ में एक बन रहा है पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक पी कम हो रहा है, एक प्रोटॉन कम हो रहा है। प्रोटॉन कम होने का मतलब क्या हुआ कि पहले 4 थे, एक कट गया तो 3 रह गए। तो 3 रहने का मतलब क्या हुआ कि अब जो एटॉमिक नंबर था 4 वो अब 3 हो गया, यानी 4 एटॉमिक नंबर पे जिसका ऐसा एलिमेंट जो 4th पे रहा होगा वो 3rd में कन्वर्ट हो गया। तो वही लिखा हुआ है, ड्यू टू इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन खत्म हो चुका है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया दूसरी चीजों में, तो एक प्रोटॉन घट गया जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी 1 यूनिट घट गया, यानी एटॉमिक नंबर भी 1 यूनिट घट गया। N/P रेशियो इंक्रीजेस, यहाँ पे जब पॉजिट्रॉन बनता है तो N/P रेशियो इंक्रीज करता है। क्यों करता है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन बढ़ रहा है इसलिए इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इंक्रीजेस, और यहाँ पे क्योंकि अब बढ़ने की बात है, इसका मतलब है कि जो हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है स्टेबिलिटी के लिए, जो एक ग्राफ हमारे दिमाग में है जिसका रेशियो 1/1 है, वो ये बढ़ के वहां तक पहुंच रहा है। मीन्स कि पहले जो भी जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है वो एटम जो है, वो न्यूक्लियस जो है, उसकी स्टेबिलिटी जो थी वो 1/1 से काफी नीचे थी, है ना, जो अनस्टेबल था इसीलिए, क्योंकि 1/1 से काफी नीचे था, उसको इंक्रीज होना था, तो उसने एक पॉजिट्रॉन निकाला, इंक्रीज किया खुद को और स्टेबिलिटी को अडॉप्ट कर लिया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर पे। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर सबसे पहले क्या है, क्यों होता है, तो क्यों होता है अभी तक आप समझ ही रहे हैं कि स्टेबिलिटी के लिए ही सारा, चाहे बीटा इमिशन हो, पॉजिट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात हो, अल्फा इमिशन, ये सब क्या है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए ही हो रहा है। तो सबसे पहले क्यों का आंसर होता है कि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। फिर कैसे होता है कैप्चर, कहाँ से होता है, तो सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस के पास का जो सेल होगा, सबसे पहले के सेल आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो कैप्चर करता है न्यूक्लियस वो कहाँ से करेगा, के सेल से करेगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। इन दिस प्रोसेस एटॉमिक न्यूक्लियस कैप्चर 1 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, के ऑर्बिटल से ज़्यादातर
मतलब ज़्यादातर क्या, लगभग 99.99% केसेस में k ऑर्बिटल से ही एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है, मीन्स अपनी तरफ खींच लेता है। एज अ रिजल्ट प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अब सिंपल सी बात है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ गया तो एक प्रोटॉन के चार्ज को पूरी तरह से कैंसिल कर देगा, ठीक है। इस तरह से जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज खत्म तो प्रोटॉन का अस्तित्व खत्म, और प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रिनो में, क्योंकि देखो निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या, 1 बचा। तो इसको कहते हैं 0n1, एक न्यूट्रॉन पार्टिकल बनता है और साथ में एक न्यूट्रिनो भी बनता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिनो तो थोड़ी देर के लिए बनते हैं और ये एक्सचेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर लाया जाएगा यानी न्यूक्लियस के अंदर खींचा जाएगा तो हमेशा प्रोटॉन क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रॉन बनेगा और न्यूट्रॉन के साथ साथ एक क्या बनेगा, न्यूट्रिनो पार्टिकल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस 1 यूनिट। अब चूंकि एक प्रोटॉन डैमेज हो रहा है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर चार्ज भी डैमेज होगा, तो 1 यूनिट, 1 प्रोटॉन गया तो 1 यूनिट डिक्रीज। फिर n/p रेशियो, p यहाँ घट गया, p घट गया तो n बढ़ गया, तो n/p रेशियो इंक्रीजेस, n/p रेशियो इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज आल्सो इंक्रीज, क्योंकि सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए, सारा खेल यही इसी के लिए हो रहा है, तो n/p इंक्रीज किया, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज की। इट इज एन अनकॉमन प्रोसेस, जनरली इट इज फाउंड इन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। क्या कह रहा है, ये एक अनकॉमन प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा कभी मतलब नॉर्मली नहीं देखा गया है, नेचुरली नहीं देखा गया है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, या न्यूक्लियस के अंदर उनके सेल से खींचकर वो न्यूक्लियस में ले आए। तो ये कब होता है, जब आर्टिफिशियल मेथड से साइंटिस्ट इसको लेबोरेटरी के अंदर या कहीं भी कराते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये एक अनकॉमन प्रोसेस है, जनरली ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं होता है, ये अनकॉमन प्रोसेस है और ये लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट द्वारा कराया जाता है, किसमें, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के अंदर में, ठीक है। एक्स-रे इमिटेड इन दिस प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में एक्सरे इमिटेड होती है। अब एक्सरे क्यों इमिट होगी, क्योंकि यहाँ तो कहीं एक्सरे बनती दिखाई नहीं दे रही है, तो इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि जब न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को के सेल से अपने अंदर खींचता है तो के सेल में जहाँ वो इलेक्ट्रॉन था वो स्पेस क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है। अब उस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए उसके आगे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ पी, जो आगे के सेल्स हैं वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उस खाली स्पेस में जंप करता है, और जब वो जंप करेगा, अब हमको पता है कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं वहाँ की एनर्जी ज़्यादा है और नीचे की एनर्जी कम है, तो अगर हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के स्पेस पे आएगा तो वो वहाँ नहीं रह सकता, इसके लिए वो अपनी एनर्जी को उसके बैलेंस में करेगा, और बैलेंस करने पे वो कुछ एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकालेगा, और वही एनर्जी जो हाई एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन के स्पेस पे आते समय इमिट करता है, वही एनर्जी बाहर हम देखते हैं एक्स रे के रूप में। इस तरह से यहाँ पे एक्स रे दिखाई देती है। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए बस आपको इतना याद रखना है कैप्चर के लिए कि ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, कॉमन प्रोसेस नहीं है, इसमें एक्सरे इसलिए होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, उसकी जगह पे एक दूसरा हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आता है जो एनर्जी को बाहर की तरफ निकालता है, वो एनर्जी एक्सरे के रूप में इमिट होती है। इस पूरे प्रोसेस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, प्रोटॉन घटने की वजह से एक यूनिट धनावेश घट जाता है और साथ में एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बनता है। ओके, स्टेबिलिटी n/p रेशियो बढ़ता है और स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। इसके साथ साथ आप 4th पॉइंट पे आते हैं, अल्फा इमिशन, ठीक है। अल्फा इमिशन, हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस, जैसे एटॉमिक मास 209 से ज़्यादा के जो हैं वो अल्फा पार्टिकल को इमिट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, इमिटेड फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल भी सारा फंडा ही पड़ा हुआ है, सारा जो अभी तक का नौटंकी हो रहा है वो सब इसीलिए हो रहा है कि न्यूक्लियस को स्टेबल करना है, तो ये तो सब में रख लीजिए कि न्यूक्लियस से इमिट होता है, सिर्फ एक में, क्योंकि यहाँ पे सेल से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है कि एटॉमिक न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। अब अल्फा पार्टिकल बनता कैसे है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो अल्फा पार्टिकल होता नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा। ये बनता कैसे है, 1 अल्फा पार्टिकल फॉर्म बाय 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तब बनता है एक अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल को 2 अल्फा 4 लिख सकते हैं। अब 2 नीचे है यानी एटॉमिक नंबर, तो अल्फा पार्टिकल निकल गया तो 2 एटॉमिक नंबर भी गायब हो गया, यानी 2 प्रोटॉन गायब हो गया, तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी। एटॉमिक मास में कितने की कमी हो जाएगी, 2, यानी 1 1 2 एंड 2 4 की कमी हो जाएगी एटॉमिक मास में। तो ये ड्यू टू इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एटॉमिक मास डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट एंड एटॉमिक नंबर ऑफ डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स। तो इस तरह से ये 4 प्रोसेस से इसे न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल बनाता है जब वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है, और हर कोई यही काम करता है, अनस्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है। और इस तरह से हम न्यूक्लियर डीके प्रोसेस को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, और आप आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसे समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।